हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स एंड लाइफ विद एआई वॉइस। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास 11th के समाज शास्त्रीय परिचय से चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं की समझ पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञात करें कि आपके समाज में विवाह के कौन से नियमों का पालन किया जाता है। कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रेक्षणों से अपने प्रेक्षण की तुलना करें तथा चर्चा करें। इसका उत्तर है, ये प्रश्न समाज शास्त्र या सांस्कृतिक अध्ययन से संबंधित है, जिसमें आपको अपने समाज के विवाह से जुड़े नियमों और प्रथाओं पर चर्चा करनी है। यहाँ कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप शामिल कर सकते हैं। 1. विवाह की परंपराएं। आपके समाज में विवाह किस प्रकार होते हैं? क्या यह अरेंज मैरिज, व्यवस्थित विवाह या लव मैरिज, प्रेम विवाह है? क्या विवाह जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं? कानूनी नियम। क्या आपके समाज में विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? क्या सहमति से विवाह का विशेष महत्व है? 3. विवाह की सामाजिक मान्यताएं। क्या विवाह में परिवार की सहमति और भूमिका महत्वपूर्ण है? दहेज, उपहार आदि के बारे में क्या नियम या प्रथाएं हैं? 4. लिंग आधारित नियम। क्या आपके समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह के नियम भिन्न होते हैं? अब कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के प्रेक्षणों से अपनी तुलना करें। कुछ समाजों में विवाह की नियमावली अलग हो सकती है, जैसे कुछ स्थानों पर अंतरजातीय विवाह स्वीकार्य होते हैं तो कुछ में नहीं। ये तुलना आपको ये समझने में मदद करेगी कि विवाह के नियम विभिन्न संस्कृतियों में कैसे भिन्न होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ज्ञात करें कि व्यापक संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होने से परिवार में सदस्यता, आवासीय प्रतिमान और पारस्परिक संपर्क का तरीका कैसे परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए प्रवास। इसका उत्तर विस्तृत संदर्भ में और पारस्परिक संपर्क में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से प्रवास के संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से झलकता है। यहाँ इसका विस्तृत वर्णन है। परिवार में सदस्यता का परिवर्तन जब आर्थिक बदलाव होते हैं, जैसे कि शहरीकरण या नौकरी के अवसरों में वृद्धि, तो परिवार के सदस्य अक्सर बेहतर रोजगार या आय के साधन तलाशने के लिए प्रवास करते हैं। इससे एकल परिवारों की संख्या बढ़ती है और संयुक्त परिवारों का विघटन होता है। प्रवास तो परिवार के सदस्य भौगोलिक रूप से अलग हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि परिवार के कुछ सदस्य शहरी क्षेत्रों में बस जाते हैं, जबकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इससे परिवार की संरचना में बदलाव होता है और पारंपरिक रूप से निकट रह रहे सदस्यों के बीच दूरी बढ़ती है। 2. आवासीय प्रतिमान में परिवर्तन। आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के कारण गांवों से शहरों की ओर प्रवास बढ़ता है, जिससे आवासीय प्रतिमान बदलते हैं। शहरों में छोटे अपार्टमेंट और फ्लैट्स की मांग बढ़ जाती है, जिससे पहले की तुलना में परिवार छोटे और सीमित स्थानों में रहने लगते हैं। नए आवासीय विकल्प। आर्थिक स्थिरता और शहरी क्षेत्रों में रहने की सुविधा के चलते परिवार अपने पारंपरिक घरों को छोड़कर अपार्टमेंट्स और किराए के मकानों में बसते हैं। यह आवासीय प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बनता है। 3. पारस्परिक संपर्क का तरीका। प्रवास के बाद परिवार के सदस्य शारीरिक रूप से दूर हो जाते हैं, लेकिन संचार के नए साधनों जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट के चलते पारस्परिक संपर्क में कमी नहीं आती। अब परिवारों के बीच संपर्क दूरसंचार माध्यमों से होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में भी परिवर्तन होता है। ये परिवार के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक विविधता को जन्म देता है, जिससे नए प्रकार के सामाजिक संपर्क और आदान प्रदान होते हैं। 4. प्रवास के सामाजिक प्रभाव। प्रवास के कारण परिवार में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होता है। जो सदस्य शहरी क्षेत्र में जाते हैं, पारंपरिक भूमिकाओं का परिवर्तन भी होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवार के बुजुर्ग सदस्य अब परिवार के मुख्य सहारा नहीं रह जाते, बल्कि युवा प्रवासी सदस्य आर्थिक रूप से परिवार को चलाते हैं। अतः आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिवारों की संरचना, आवासीय प्रतिमान और पारस्परिक संपर्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रवास एक प्रमुख कारक है जो इन परिवर्तनों को गति देता है और नए सामाजिक और पारिवारिक ढांचे की स्थापना करता है। हमारा तीसरा है 3. कार्य पर एक निबंध लिखिए। कार्यों की विद्यमान श्रेणी और ये किस तरह बदलती है, दोनों पर ध्यान केंद्रित करें। इसका उत्तर कार्य का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी उद्देश्यपूर्ण या उत्पादक क्रियाकलाप से होता है। यह एक ऐसी गतिविधि होती है जो किसी विशेष परिणाम की प्राप्ति के लिए की जाती है। कार्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और प्रत्येक कार्य एक विशिष्ट उद्देश्य
या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। कार्यों की श्रेणियां। 1. शारीरिक कार्य। यह वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर की शक्ति और ऊर्जा का उपयोग करता है। इसमें खेती करना, निर्माण कार्य करना, खेल खेलना या घरेलू कामकाज शामिल हो सकते हैं। 2. मानसिक कार्य। यह वह कार्य होता है जिसमें मस्तिष्क की क्षमता और बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल होता है। उदाहरण स्वरूप लेखन, गणितीय समस्याओं को हल करना, प्रबंधन करना, शोध कार्य आदि। 3. व्यावसायिक कार्य। यह वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए करता है। इसमें नौकरी करना, व्यवसाय करना या कोई पेशेवर गतिविधि शामिल होती है। इस प्रकार के कार्य को अक्सर आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। 4. सामाजिक कार्य। इसमें वे कार्य आते हैं जो समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे कि स्वेच्छा से सामाजिक सेवा करना, परोपकार कार्य या कोई संगठनात्मक कार्य जिसमें समाज का विकास हो सके। 5. रचनात्मक कार्य। इस श्रेणी में वे कार्य आते हैं जो व्यक्ति के कल्पनाशीलता और रचनात्मकता पर आधारित होते हैं। चित्रकारी, संगीत, नाटक, लेखन और किसी प्रकार की कला के निर्माण में इस प्रकार के कार्य का समावेश होता है। कार्यों में परिवर्तन। समय के साथ कार्यों की श्रेणियां और उनका स्वरूप बदलता रहा है। प्राचीन काल में कार्य अधिकतर शारीरिक होते थे, क्योंकि कृषि और निर्माण जैसे कार्यों में मनुष्य की शारीरिक श्रम का अधिक उपयोग होता था। समय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानसिक और तकनीकी कार्यों का महत्व बढ़ा है। वर्तमान समय में डिजिटल युग के आगमन के साथ कार्यों का स्वरूप बदल रहा है। अब लोग कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्यों में सामाजिक दृष्टिकोण से भी बदलाव देखने को मिला है। पहले कार्य केवल जीविका के साधन के रूप में देखे जाते थे, परंतु अब कार्य का अर्थ व्यक्तिगत संतुष्टि, रचनात्मकता और समाज में योगदान से भी जुड़ गया है। निष्कर्ष: कार्य व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो। समय के साथ कार्यों की प्रकृति और उनका स्वरूप बदलता रहा है, परंतु उनका महत्व हमेशा बना रहता है। हमारा चौथा है 4. अपने समाज में विद्यमान विभिन्न प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करें। वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका उत्तर है, हमारे समाज में कई प्रकार के अधिकार विद्यमान हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुख है: 1. मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे जीवन को एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण में जीने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, समानता का अधिकार हमें जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है। 2. कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स। ये कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और हमें अन्याय से बचाने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, अनुबंधों के तहत अधिकार और नागरिक अधिकार। ये हमारे जीवन में न्याय और सुरक्षा की भावना लाते हैं। 3. श्रमिक अधिकार, लेबर राइट्स। ये अधिकार कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि उचित वेतन का अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार और श्रमिक संगठनों का अधिकार। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि काम करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। 4. शैक्षिक अधिकार, एजुकेशनल राइट्स। ये अधिकार सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे समाज में हर व्यक्ति का बौद्धिक और व्यावसायिक विकास हो सके। ये अधिकार हमारे जीवन में शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण लाते हैं। 5. स्वास्थ्य अधिकार, राइट टू हेल्थ। ये अधिकार सभी व्यक्तियों को एक स्वस्थ जीवन जीने की गारंटी देते हैं। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वस्थ वातावरण का अधिकार आता है, जिससे समाज का समग्र स्वास्थ्य स्तर सुधार सके। इन सभी अधिकारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। ये अधिकार हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, हमें अन्याय से बचाते हैं और समाज में स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन कैसे करता है? इसका उत्तर है,
समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से करता है। यह धर्म को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है और उसका विश्लेषण इस बात पर केंद्रित होता है कि धर्म समाज में कैसे काम करता है, उसकी संरचना क्या है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुख्य रूप से समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन निम्नलिखित तरीकों से करता है। 1. धर्म की सामाजिक भूमिका। समाजशास्त्री धर्म को समाज में एकीकृत करने वाले तत्व के रूप में देखते हैं। यह अध्ययन करते हैं कि धर्म कैसे नैतिक मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण, धर्म समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक एकता और सामूहिक पहचान को मजबूत करता है। 2. धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का विश्लेषण। समाजशास्त्री इस बात का अध्ययन करते हैं कि विभिन्न धर्मों की मान्यताएं और प्रथाएं कैसे समाज की संस्कृति और संरचना को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, त्योहार, अनुष्ठान और पूजा पद्धतियां। 3. धर्म और सामाजिक विभाजन। समाजशास्त्र धर्म के आधार पर होने वाले सामाजिक भेदभाव, वर्ग विभाजन और संघर्षों का अध्ययन करता है। उदाहरण, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और धार्मिक कट्टरता। 4. धर्म और सामाजिक परिवर्तन। यह अध्ययन करता है कि धर्म किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में सहायक या बाधक बन सकता है। उदाहरण, धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म के नाम पर सामाजिक स्थिरता। 5. धर्म का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। धर्म के विकास और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्री यह देखते हैं कि समय के साथ धर्म ने समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाया। 6. प्रमुख समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। एमिल दुर्खीम। उन्होंने धर्म को सामूहिक चेतना और समाज को एकजुट करने वाले तत्व के रूप में देखा। मैक्स वेबर। उन्होंने धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक और पूंजीवाद का अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स। उन्होंने धर्म को आम लोगों के लिए अफीम के रूप में देखा और इसे सामाजिक शोषण का साधन माना। निष्कर्ष, समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से करता है, जहां यह धर्म को एक इंसानी रचना के रूप में देखता है और इसका उद्देश्य समाज पर इसके प्रभावों को समझना होता है। हमारा छठा प्रश्न ये है कि छठी सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। अपनी पढ़ाई और वैयक्तिक प्रेक्षणों दोनों का इसमें प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का वाहक भी है। यह बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में अहम भूमिका निभाता है। एक सामाजिक संस्था के रूप में विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में कार्य करता है। विद्यालय सामाजिक संरचना का आधार। विद्यालय समाज के हर वर्ग के बच्चों को एक साथ लाने वाला स्थान है। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और विचारधारा के बच्चे एकत्र होते हैं, जिससे समानता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से बच्चों को समाज के नियम, नैतिकता और संस्कृति से परिचित कराया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव। मेरे अपने विद्यालय में पढ़ाई के दौरान मैंने यह महसूस किया कि विद्यालय न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाता है। सुबह की प्रार्थना से लेकर सामूहिक गतिविधियों तक हर कार्य हमें अनुशासन और सहयोग का महत्व समझाता है। उदाहरण के लिए, वार्षिक उत्सव में भाग लेने के दौरान मैंने टीम वर्क और लीडरशिप की महत्ता सीखी। सामाजिक समरसता की भूमिका। विद्यालय में हमें यह भी सिखाया जाता है कि समाज में सभी समान हैं और एक दूसरे का आदर करना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में हमने जाति, धर्म और लिंग से जुड़े भेदभाव को मिटाने के प्रयासों के बारे में सीखा। वैश्विक दृष्टिकोण। आज के दौर में विद्यालय वैश्विक नागरिक बनाने में भी सहायक है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों के साथ विद्यालय छात्रों को न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करता है। निष्कर्ष इस प्रकार, विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में केवल शिक्षण का कार्य नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और समाज में उसकी भूमिका तय करने का एक माध्यम है। यह बच्चों को न केवल एक बेहतर इंसान
बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। मेरे अपने अनुभव और शिक्षा से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय समाज का अभिन्न हिस्सा है जो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति में योगदान देता है। हमारा 7वां प्रश्न यह है कि चर्चा कीजिए कि सामाजिक संस्थाएं परस्पर कैसे संपर्क करती हैं। आप विद्यालय के वरिष्ठ छात्र के रूप में स्वयं के बारे में चर्चा आरंभ कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार एक आकार दिया गया, इसके बारे में भी चर्चा करें। क्या आप इन सामाजिक संस्थाओं से पूरी तरह नियंत्रित हैं या आप इनका विरोध या इन्हें पुनः परिभाषित कर सकते हैं? इसका उत्तर है सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विद्यालय, धर्म, अर्थव्यवस्था और मीडिया व्यक्ति के विकास और समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक संस्था का अपना उद्देश्य और प्रभाव क्षेत्र होता है, लेकिन ये सभी आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। चर्चा की शुरुआत। एक वरिष्ठ छात्र के रूप में मैं एक वरिष्ठ छात्र के रूप में अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहना चाहूँगा कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मेरे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया है। 1. परिवार। मेरे व्यक्तित्व का आधार मेरे परिवार में पड़ा। मेरे मूल्यों, आदतों और नैतिकता का निर्माण परिवार की देखरेख में हुआ। 2. विद्यालय। विद्यालय ने मेरे ज्ञान, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित किया। शिक्षकों और सहपाठियों से बातचीत ने मेरी सोच को विस्तृत किया। 3. धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं। मेरे धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश ने मुझे यह समझाया कि जीवन में नैतिकता, सेवा और सह अस्तित्व का कितना महत्व है। 4. मीडिया और प्रौद्योगिकी। आधुनिक तकनीक और मीडिया ने मेरे विचारों और दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया। सामाजिक संस्थाओं का परस्पर संपर्क। सामाजिक संस्थाएं परस्पर संपर्क में रहती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए परिवार और विद्यालय साथ मिलकर बच्चों के शैक्षिक और नैतिक विकास का ध्यान रखते हैं। धार्मिक संस्थाएं और परिवार नैतिक मूल्यों के निर्माण में सहायक होते हैं। मीडिया और आर्थिक संस्थाएं उपभोक्ता संस्कृति और समाज में परिवर्तन लाने में योगदान देती हैं। क्या हम पूरी तरह नियंत्रित हैं? सामाजिक संस्थाएं हमारे व्यवहार और सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे पास भी स्वतंत्रता है। 1. स्वीकृति। हम कुछ मानदंडों को सहजता से स्वीकार करते हैं। 2. विरोध या पुनः परिभाषा। जब सामाजिक संस्थाओं के नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सामाजिक न्याय के विपरीत होते हैं तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। समय और ज़रूरत के अनुसार इन संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों को बदलने की भी कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा और परिवार की भूमिकाओं में परिवर्तन। निष्कर्ष, सामाजिक संस्थाएं हमें आकार देती हैं और समाज को व्यवस्थित रखती हैं, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम इनका विरोध, पुनः परिभाषा या इनके साथ सहयोग करें। इस प्रक्रिया में हम न केवल अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।